प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की एक बहुत ही पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। सीपीआई की पॉलिसीज़ क्या है, सीपीआई की प्रिंसिपल क्या है, सीपीआई के प्रोग्राम्स क्या है, सीपीआई की पॉलिटिकल अचीवमेंट यानी कि लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में उसकी वोटा परसेंटेज और जीतने वाली सीटें कितनी हैं। तो भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विचारधारा क्या है पार्टी के सिद्धांत क्या है, पार्टी की नीतियाँ क्या है, पार्टी के कार्यक्रम क्या है। पार्टी ने 1950 से लेकर अब तक कितने विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़े, कहाँ पार्टी ने सरकार बनाई, वर्तमान समय में पार्टी का राजनीतिक प्रदर्शन किस प्रकार का है, पार्टी का स्टेटस क्या है, स्टेट पार्टी का है, नेशनल पार्टी का है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं भारतीय साम्यवादी पार्टी के बारे में। भारतीय साम्यवादी दल एक भारत का बहुत ही पुराना दल है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इस दल के नेता कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से प्रभावित थी, इसलिए दल के नेताओं ने भारत में हिंसक साधनों के साथ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। इस दल की गतिविधियों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 1942 तक चलता रहा। जब दूसरे विश्व युद्ध में पूर्व सोवियत संघ ने अंग्रेजों का समर्थन किया तो भारत में साम्यवादी दल ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1943 में इस दल से प्रतिबंध हटा लिया। स्वतंत्रता के पश्चात इस दल ने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत का एक बहुत ही पुराना दल है, आज़ादी से पहले का दल है। आज़ादी की लड़ाई में इस दल के नेताओं ने हिंसक साधनों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया। तो एक प्रकार से ये जो दल है भारत का बहुत ही प्राचीन दल है और राष्ट्रीय राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दल का महासचिव, साम्यवादी दल का वर्तमान महासचिव एस सुधाकर रेड्डी है। 16वीं लोकसभा का चुनाव सीपीआई ने एस सुधाकर रेड्डी के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन पार्टी को 543 में से केवल एक स्थान प्राप्त किया। पार्टी का जनाधार पिछले काफ़ी सालों से लगातार गिर रहा है, सामाजिक आधार लगातार कमज़ोर हो रहा है। संस्थापक नेता के रूप में सीपीआई के संस्थापक नेताओं में श्री एमएन राय, श्रीपद अमृत डांगे, भूपेश गुप्त, जे अहमद, इन नेताओं ने मिलकर के सीपीआई की स्थापना 1924 में की थी। उस समय भारत ब्रिटिश भारत था, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। पार्टी का चुनाव चिन्ह गेहूं की बल्ली है जो किसान से संबंधित है और दराती भी किसान और खेत मजदूरों से संबंधित है, कामगारों से संबंधित है। पार्टी के झंडे का रंग लाल है जो ब्लड से रिलेशन स्थापित करता है, खून को जो है रिप्रेजेंट करता है, खून पसीने की कमाई जो है उसको रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से। तो सीपीआई का इसलिए झंडे का रंग लाल दिया गया इसमें। पार्टी का राजनीतिक आधार आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पंजाब व केरल है। पार्टी का सामाजिक आधार यानी पार्टी का वोट बैंक क्या है, तो सीपीआई का सोशल वोट बैंक मुख्यतः श्रमिक है। पार्टी श्रमिकों की राजनीति करती है, मजदूरों की राजनीति करती है, छोटे किसानों की राजनीति करती है, छोटे दुकानदारों की राजनीति करती है। पार्टी का मुख्य सामाजिक आधार वो है जो सारा दिन काम करके और शाम को उस अर्निंग से अपना जो है गुजारा करते हैं। दैनिक जो
जितनी भी इनकम होती है उसी को उसी दिन खर्च कर लेते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं देश के अंदर जिनकी इनकम जो है बहुत ही सीमित है, वो पार्टी का एक सामाजिक आधार है। पार्टी का अपना एक संगठन है। पार्टी में सबसे जो छोटी इकाई है संगठन की वो सेल कहलाती है, जिसकी स्थापना कारखाने या किसी अन्य स्थान पर की जाती है। और दल के सोपान में नीचे ग्राम है, ग्राम के बाद नगर है, नगर के बाद जिला, जिले के बाद प्रांत और प्रांत के बाद राष्ट्र। राष्ट्रीय संगठन के रूप में साम्यवादी दल की अखिल भारतीय कांग्रेस है, जो दल के महासचिव को नियुक्त करती है, जिसे पार्टी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। जनरल सेक्रेटरी जो है वो भारतीय साम्यवादी पार्टी में सबसे बड़ा माना जाता है, जबकि अन्य पार्टियों में पार्टी प्रेसिडेंट प्रमुख होता है। पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत समूह को पोलिट ब्यूरो कहा जाता है। पार्टी की केंद्रीय कारिणी वो भी प्रभावशाली है, लेकिन उसके अंदर एक इंटरनल ग्रुप होता है, उसको पोलिट ब्यूरो कहा जाता है। ये एक प्रकार का यूँ कहा जाए कि संसद का जिस तरह से कैबिनेट मंत्रियों का समूह है, तो इस पोलिट ब्यूरो की दल में शीर्ष भूमिका होती है। तो पार्टी का ये जो है एक संगठन है, नीचे सेल होता है और सेल से लेकर के ऊपर जो है जो केंद्रीय कारिणी, पोलिट ब्यूरो और फिर जो है जनरल सेक्रेटरी। अब प्रश्न उठता है कि पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है। भारतीय साम्यवादी दल ने 16वीं लोकसभा के लिए अपना आम चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। आमतौर पर लगभग सभी चुनाव घोषणा पत्रों में पार्टी की विचारधारा, पार्टी के सिद्धांत लगभग सामान्य रहते हैं। पार्टी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो लघु एवं मध्यम घरेलू उद्योगों का संरक्षण है। सीपीआई ने इस चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया कि धीरे धीरे भारत के लघु, मध्यम और घरेलू उद्योगों को जो है नष्ट किया जा रहा है। पार्टी चाहती है कि जिस उद्योग से किसी उत्पाद का विदेशों में निर्यात किया जाता है उसे सब्सिडी दी जाए। हथकरघा और घरेलू उद्योगों को विशेष पैकेज दिया जाए, क्योंकि ये उद्योग अधिकतम लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। सीपीआई का मानना है कि जो घरेलू उद्योग है, लघु उद्योग है, जिसमें ज़्यादा देश के नागरिक जुड़े हुए हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की इनकम का एक बड़ा सोर्सेज है, तो इस प्रकार के उद्योगों का संरक्षण वो बहुत ज़रूरी है। पार्टी ने चुनाव सुधार के लिए भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। पार्टी चाहती है कि चुनाव के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं हैं, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। पार्टी का कहना है कि एक गरीब व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में विजयी होने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव अगर लड़ने की हिम्मत करे तो जो शक्तिशाली व्यक्ति है, आर्थिक रूप से संपन्न उम्मीदवार है, वो लंबे समय तक उनको प्रतिस्पर्धा में टिकने नहीं देंगे। तो एक प्रकार से राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक अधिकारों का भी होना जरूरी है। राजनीतिक संपन्नता के साथ राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक लोकतंत्र का भी होना जरूरी है। चुनाव लड़ने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से धन बल और बाहुबल की आवश्यकता होती है वो गरीब व्यक्ति में नहीं होती। इसलिए गरीब व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में लंबे समय तक कम्पीट नहीं कर पाता। पार्टी का मानना है कि वर्तमान चुनाव प्रणाली धन बल और बाहुबल को ही परिश्रय देती है, इसलिए निर्धन व्यक्ति जो है चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाती है। पार्टी का राज्यों के बारे में भी विचार है कि कुछ राज्यों को विशेष राज्यों की श्रेणी में डाला जाए। जिन राज्यों में चरमपंथी शांति को भंग करते हैं उन राज्यों से बातचीत करके उन्हें विकास के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, ताकि पिछड़े हुए राज्यों में आर्थिक भेदभाव के कारण अशांति व अव्यवस्था उत्पन्न हो। पार्टी का विचार है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन ऑफ लेबर एक्ट 1979 में संशोधन किया जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के पलायन को रोका जाए। असम व उत्तर पूर्व के राज्यों में नरसंहार को रोकने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। यानी पार्टी चाहती है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ रेडिकल है, जहाँ अशांति है, जहाँ आर्थिक स्थितियों को लेकर लोगों में टकराव है, तनाव है, हिंसा है,
उन राज्यों को विशेष प्रकार का पैकेज दिया जाए ताकि उन राज्यों में भी जो है शांति बनी रहे। पार्टी जो है कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। सीपीआई ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया ताकि सिंचाई, बीज, खाद किसानों को उचित मूल्य, रियायती मूल्यों पर उपलब्ध हो। खेती में सुधार करने पर पार्टी ने बल दिया। निजी बीज निगमों पर नियंत्रण स्थापित करने पर पार्टी ने बल दिया। फसल बीमा लागू करके किसानों के हितों का संरक्षण करने पर पार्टी ने बल दिया। किसानों के हितों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर पार्टी बल देती है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिया जाए, किसान को उसकी फसल की मार्केट वैल्यू तय करने का अधिकार दिया जाए। जब तक किसानों की किसानों की परेशानियों को नहीं समझा जाएगा तब तक कृषि क्षेत्र में विकास नहीं होगा, किसानों का विकास नहीं होगा। और बिना किसानों के विकास के देश की जो 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उससे देश की इकोनॉमी जो है कमज़ोर रहेगी। इसलिए देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष करके कृषि क्षेत्र में और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। सीपीआई ने अपने घोषणा पत्र में भारत के लिए एक विशेष प्रकार की विदेश नीति अपनाने पर बल दिया है। सीपीआई का कहना है कि साम्राज्यवादी ताकतों के दबाव से मुक्त होकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाने चाहिए। जो देश साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाते हैं उनसे भारत सरकार को किनारा कर लेना चाहिए। सीपीआई चाहती है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध हो। श्रीलंकाई तमिलों का राजनीतिक तरीके से समाधान किया जाए ताकि उनके मानव अधिकारों का शोषण न हो। पार्टी चाहती है कि क्षेत्रीय सहयोग पर भारत सरकार बल दे। पार्टी ये भी चाहती है कि ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका जो संगठन है एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन में भारत की भूमिका और ज़्यादा प्रभावशाली हो। पार्टी एक प्रकार से अपनी विदेश नीति में गैर अमेरिकन जो रिलेशन है इंटरनेशनल, उनको और ज़्यादा मजबूत कराने पर बल देती है। विशेष करके समाजवादी और साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंधों को मधुर और प्रगाढ़ करने पर पार्टी बल देती है। सीपीआई ने अपने चुनाव घोषणा पत्रों में हमेशा प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा को सरकार द्वारा प्रदान करने पर बल दिया है। पार्टी चाहती है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 10% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण न हो, शिक्षा एक रोजगार के रूप में न हो, सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्टी ये भी चाहती है कि परंपरागत शिक्षा की बजाय वैज्ञानिक और तार्किक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। पाठ्यक्रमों में बदलाव करके वैज्ञानिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सभी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए और अगले 5 वर्षों में भारत से निरक्षरता जो है ख़त्म होनी चाहिए। शिक्षा को लेकर के पार्टी पूरी तरह से संवेदनशील है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टी चाहती है कि शिक्षा का और सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। अगर उनकी सरकार आती है तो लगभग 10% के करीब जो है शिक्षा पर व्यय करेंगे। सबके लिए समान शिक्षा की जाएगी। पाठ्यक्रम भी पूरी तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर आधारित होंगे और विद्यार्थियों को हर तरह से लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होंगे और देश में निरक्षरता समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पार्टी चाहती है कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिले। पार्टी चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार मिले। जो युवक बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। कलाकारों, हथकरघा कर्मियों के लिए बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। पार्टी चाहती है कि रोजगार बढ़ाने वाले निजी व सार्वजनिक संस्थानों को और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी का प्रतिशत घट सके। सीपीआई का मानना है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। शिक्षित ही नहीं बल्कि अशिक्षित क्षेत्र में भी बेरोजगारी ज़्यादा है। इसलिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों ही प्रकार के संस्थान हैं उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि बेरोजगारी कम हो सके।
खाद्य सुरक्षा, पार्टी चाहती है कि प्रत्येक परिवार को 2 रुपये प्रति किलो प्रति मास 35 किलो अनाज दिया जाना चाहिए। पार्टी चाहती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ज़्यादा से ज़्यादा उन वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए जिनकी जरूरत एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसलिए पार्टी खाद्य सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से सचेत है। पार्टी चाहती है कि जिन लोगों के पास खाद्यान्न का संकट है उनको 35 किलो अनाज 2 रुपये प्रति किलो दिया जाना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार किया जाए, प्रत्येक घर तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सेस होना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति भूखा न रहे, और जिन वस्तुओं की जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनको जो है इस तरह का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें शामिल किया जाए। सीपीआई लोगों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है कि समाज के वो सभी लोगों के लिए सुरक्षा चाहती है। समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं चाहती। पार्टी चाहती है कि नागरिकों को समाज में जीने का अधिकार है और अपने उद्योग धंधे अपनाने की उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धों को वृद्धा पेंशन दी जाए। प्रत्येक व्यक्ति को आवास का अधिकार दिया जाना चाहिए और आवास का अधिकार, राइट टू हाउसिंग है, वो मौलिक होना चाहिए ताकि देश में कोई व्यक्ति बेघर ना रहे। तो एक प्रकार से सीपीआई ने लोगों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोगों को सामाजिक सुरक्षा का वचन देते हैं। सीपीआई लोगों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी चाहती है कि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का सही होना चाहिए। स्वास्थ्य पर जो खर्च हो रहा है उसको लेकर पार्टी का कहना है कि सकल घरेलू उत्पाद का 5% पब्लिक हेल्थ पर खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है वो व्यक्ति न स्वयं के लिए, न परिवार के लिए, न समाज या देश के लिए कोई कार्य कर सकता है। हेल्थ की सिक्योरिटी होनी चाहिए और हेल्थ की सिक्योरिटी भी जो है शिक्षा की तरह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए। सीपीआई जो है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के पक्ष में है, इसलिए इस चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाई है, वचनबद्धता दिखाई है और आम वोटरों से वायदा किया है कि उनकी सरकार आने पर वो भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे। पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय और प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर रोक लगनी चाहिए। सरकार के सभी सत्रों पर पारदर्शिता व जवाबदेही होनी चाहिए। सूचना के अधिकार द्वारा आम व्यक्ति सरकारी नीतियों के प्रति जागरूक व सचेत हो। तो भ्रष्टाचार को लेकर के पार्टी जो है पूरी तरह से सजग है, सचेत है और पार्टी चाहती है कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो। सीपीआई जो है भारत में न्यायिक सुधार चाहती है। इस चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने वादा किया है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को न्याय उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन हो, न्यायिक व्यवस्था का विस्तार हो, भारतीय दंड संहिता में संशोधन हो और पार्टी का यह विचार है कि जजों की नियुक्ति में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतनी चाहिए। जब जजों की भर्ती जो है ट्रांसपेरेंट होगी तो वो आगे चल करके अपना हर प्रकार का कार्य पूरे दायित्वों के साथ, जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के आधार पर वो कार्य करेंगे। इसलिए पार्टी ने लोगों की न्यायिक सुरक्षा पर ध्यान किया और भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने पर बल दिया। सीपीआई देश की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी चाहती है कि पुलिस सिस्टम में पूरी तरह से सुधार होना चाहिए। पार्टी का मानना है कि पुलिस का कार्य दमन करना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है। पुलिस का जो रवैया है वो सकारात्मक होना चाहिए आम लोगों के प्रति। पुलिस का कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, तानाशाही नहीं दिखाना है, लोगों को परेशान नहीं करना है। पार्टी ये भी चाहती है कि पुलिस सुधार आयोग द्वारा जो रिकमेंडेशन की गई है उन रिकमेंडेशन को लागू किया जाना चाहिए। अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है तो पुलिस में सुधार के वो प्रयास करेंगे, चाहे वो व्यवस्था को लेकर के हो या
पुलिस के नेचर को लेकर के वो जहाँ दमन का नेचर है, या फिर जो पुलिस सुधार आयोग ने जो भी रिकमेंडेशन दी है उसको लागू किया जाएगा। सीपीआई महिलाओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी चाहती है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र की स्थापना होनी चाहिए। हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% व स्थानीय संस्थाओं में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक प्रकार से महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए पार्टी अपना वायदा आम वोटरों से करती है कि हम महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देंगे। स्थानीय संस्थाओं, विधानसभा और लोकसभा में हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। हिंसा के शिकार जितनी महिलाएं हैं उनको सामान्य अदालतों की बजाय फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का प्रयास करें। सीपीआई SC/ST समुदाय के प्रति भी अपनी वचनबद्धता घोषणा पत्र में दिखाती है। पार्टी का कहना है कि SC/ST OBC के लिए आरक्षण का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उनके निर्धारित आरक्षण प्रदान किया जाए। पार्टी का विचार है कि वनवासी जातियों को जंगलों से बाहर नहीं किया जाए, क्योंकि वनवासी जो है उनकी आजीविका का साधन जंगल है। उसी माहौल में, उसी वातावरण में उनको हर तरह की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की दूसरी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जानी चाहिए। पार्टी ये भी चाहती है कि आदिवासियों की स्वायत्तता को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सीपीआई धार्मिक मामलों के प्रति भी पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी का मानना है कि देश में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्टों को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। पार्टी का मानना है कि सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध सख्त कानून होना चाहिए। हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था हो। वक्फ कमेटी को मुस्लिमों के शैक्षणिक व आर्थिक विकास के लिए वक्फ भूमि का उपयोग करना चाहिए। आतंकवाद के संबंध में भी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। पार्टी अपने घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा करती है। पार्टी चाहती है कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत द्वारा अमेरिकी मॉडल नहीं अपनाया जाना चाहिए। अमेरिकी मॉडल जो है वो सभ्यताओं का विनाश। बिना अपराधों और कोर्ट द्वारा छोड़े गए अपराधियों को सरकारी नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। जिन युवकों को निर्दोष पकड़ा गया है उन पकड़ने वाले अधिकारियों के प्रति सजा दी जानी चाहिए। तो आतंकवाद को लेकर के पार्टी का रवैया ये रहा है कि बिना किसी वजह से किसी भी नागरिक को परेशान न किया जाए। आतंकवाद के विरुद्ध जितनी भी कार्रवाई हैं उसमें अमेरिकी मॉडल न अपनाया जाना चाहिए, बल्कि सकारात्मक तरीके से जो है अधिकारियों को, कर्मचारियों को, अपराधियों के प्रति अपना जो रवैया है वो रखना चाहिए। तो पार्टी आतंकवाद की हर दृष्टिकोण से निंदा करती है। सीपीआई भारत में केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत बनाने पर बल देती है। पार्टी चाहती है कि भारतीय संघवाद को मजबूत बनाया जाए। केंद्र व राज्यों में राजस्व व वित्तीय संसाधनों की उचित हिस्सेदारी होनी चाहिए ताकि राज्यों का भी समुचित विकास हो सके। पार्टी का मानना है कि केंद्र सरकार के पास आय के ज़्यादा साधन है और राज्यों के पास आय के सीमित साधन है। राज्यों की वित्तीय स्थिति नाजुक है। राज्यों को अपने विकास के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए पार्टी वादा करती है कि सरकार आने पर वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का उचित तरीके से विभाजन करेगी। पार्टी का अपना आम जनता के लिए इस चुनाव घोषणा पत्र में संदेश था। पार्टी चाहती है कि मतदाता न उदारवाद और जन विरोधी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध मतदान करें। पार्टी चाहती है कि मतदाता वर्तमान भ्रष्ट सरकार को हटाकर सांप्रदायिक ताकतों की पकड़ से दूर रखकर साम्यवादी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग दें। तो ये भारतीय साम्यवादी पार्टी की विचारधारा, नीतियाँ, कार्यक्रम और कुछ सिद्धांत थे। अब सीपीआई की चुनाव उपलब्धियों पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 1924 में पार्टी बनने के बाद 2023 तक लगभग 99 साल हो गए इस पार्टी को स्थापित हुए।
99 सालों में पार्टी का क्या रिकॉर्ड रहा। हम स्वतंत्र भारत में इस पार्टी के राजनीतिक प्रदर्शन का डिस्कशन करेंगे। तो 1952 में इस पार्टी ने 489 जो कुल स्थान थे उसमें पार्टी को 16 सीटें मिली, जिसमें 3.3% मत प्राप्त हुए। 1957 में 27 स्थान, 1962 में 29 स्थान, 1967 में 23 स्थान, 1971 में 23 स्थान, 1977 में 7 स्थान, 1980 में 11 स्थान, 1984 में 6 स्थान, 1989 में 11 स्थान, 1991 में 13 स्थान, 1996 में 11 स्थान, 1998 में 9 स्थान, 1999 में 4 स्थान, 2004 में 10 स्थान प्राप्त, 2009 में 4 स्थान, 2014 में 1 स्थान और 2019 में 2 स्थान प्राप्त हुए। तो ये पार्टी का राजनीतिक प्रदर्शन रहा अब तक का। सबसे जो कमज़ोर प्रदर्शन है वो 2014 में रहा, पार्टी का केवल 1 स्थान प्राप्त हुआ। और सबसे जो बेहतर प्रदर्शन है पार्टी का वो 1962 में रहा, 9.96% पार्टी को वोट मिले और लोकसभा की 494 में से 29 स्थान प्राप्त हुए। तो ये लोकसभा में पार्टी का राजनीतिक उपलब्धियां थी। अब कुछ एक राज्य विधानसभा चुनाव में भी देख लेते हैं पार्टी की क्या क्या अचीवमेंट रही। नवंबर दिसंबर 2013 के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें दिल्ली, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़। इन विधानसभा चुनाव में पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली। पार्टी को 5 राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। मई 2014 में लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल 1 सीट मिली। उड़ीसा व अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। अक्टूबर 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। दिसंबर 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी को 1 ही सीट मिली। अक्टूबर 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। अभी हाल ही में हुए 2022 में पंजाब, उत्तराखंड में पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली। 2023 में हुए कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी पार्टी को कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं मिला। तो पार्टी का जनाधार है वो लगातार घट रहा है। पार्टी की लोकसभा सीटें भी घट रही है, पार्टी की राज्यसभा सीटें घट रही है, पार्टी की राज्य विधानसभाओं में वोट परसेंटेज है वो काफ़ी लगातार डाउन होता जा रहा है। तो पार्टी का जनाधार जो है धीरे धीरे खिसक रहा है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था भारतीय साम्यवादी पार्टी। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, भारतीय साम्यवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, भारतीय साम्यवादी पार्टी के सिद्धांत क्या है, नीतियाँ क्या है, चुनावी उपलब्धियाँ क्या है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। तो सीपीआई से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, इस लेक्चर को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।